दोस्तों बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। एक रिसेंटली अभी एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया था, उसके द्वारा बोला गया कि सर मुझे काफ़ी दिन हो गए, मैंने कभी पढ़ाई करना स्टार्ट की थी, उसके बाद में मेरी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी और मैंने कुछ दिनों वहाँ पर जॉब की। जॉब करने के बाद में फिर मुझे ये लगा कि आज की डेट में मैं फिर से जब पढ़ाई करने के लिए सोच रहा हूँ तो मेरे से ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। यानी कि मैं किताबों की तरफ को पुश करता हूँ अपने आप को, पर लेकिन किताबें मुझे धकेल देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसा मेरा किताबों के साथ में नाता टूट चुका है। और सर लिखना तो दूर की बात है, मतलब एक तरीके से होने थे कि जब क्वेश्चन के सोचने के बारे में सोचते हुए भी मुझे डर लगता है कि क्या लिखूंगा मैं अगर किसी क्वेश्चन को लिखने की बात करने लगूँ तो मेरी जब मैंने उसका पूरा मेल पढ़ा तो मैंने उसको मेल पढ़ने के बारे में बात करने के बाद में मैंने उसको रिप्लाई किया। मैंने कहा कि डियर कुछ नहीं करना है, बस एक काम करो, तुम जैसे कि लेक्चर देखते हो दोनों, द हिंदू न्यूज़पेपर का भी और ये नैनो मैगजीन वाला भी, मैंने कहा तुमको इस लेक्चर में से क्या सीखने को मिलता है डेली। तो लेक्चर देखने के बाद में इस लेक्चर का ओवरव्यू जो भी तुमको याद आता है वो एक पेपर में लिखना स्टार्ट कर दो। और ये जो प्रैक्टिस है तुमको ये कम से कम 6-7 दिन तक लगातार करनी है। और जब 6-7 दिन तक लगातार कर रहे हो ये प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली, फिर जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो द हिंदू डिस्कशन में आंसर राइटिंग के लिए, उस क्वेश्चन को एक बार उठाने की कोशिश करना और फिर उसके बारे में जब मैं डिस्कस कर लेता हूं आर्टिकल, उस आर्टिकल को फिर लिखने की कोशिश करना। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बंदे के द्वारा शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया और आज की डेट में वो आंसर लिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर अगर चीज को आप लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों को ये लगेगा पता नहीं क्या यार पहाड़ है क्या कोई, पर लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअसली आप लोग उस चीज को करते रहेंगे तो वो जो पहाड़ है वो छोटी छोटी, जो नहीं कहते छोटी छोटी कंकड़ बन जाती है उस पहाड़ की, और फिर उसी से आप लोग सड़क बना लेते हैं और उसी सड़क पर आप लोग दौड़ते दौड़ते अपनी नैया पार कर लेते हैं। तो अगर कोई चीज आप लोगों को बहुत बड़ी लग रही है तो उसके बारे में सोचो ही मत, उसके छोटे 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 पार्ट कर दो और उन छोटे छोटे पार्ट को फिर अचीव करना स्टार्ट करो। तो जिंदगी आप लोगों के सामने एक रास्ता बना देगी, बस फिर आप लोगों को चलना है उस रास्ते पे, अपने आप को ये बोलते हुए कि बस ये कदम और चल रहे हैं तुझे। ठीक है, तो इस तरीके से करके देखो, अगर लाइफ में चेंज न आ जाए तो फिर मुझे बताना। ठीक है, मुझे क्या बताना, चेंज आएगा ही आएगा मुझे बताना, मतलब कहने का मतलब ये कि फिर भी चेंज नहीं आया तो इसका मतलब ये कि आप लोग कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल मेथड है, इसमें कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप लोग सोचते हैं कि एक दिन में कोई आदत सुध जाए, एक दिन में आप लोग मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दोगे, एक दिन में आप लोग टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, एक दिन में आप लोग वेट घटा दोगे, कुछ नहीं होने वाला है एक दिन में। पर हाँ, अगर एक दिन में एक दिन ऐड करते हुए आप लोग चले जाओगे, और कोई भी काम अगर ये माना जाता है प्रैक्टिकली प्रूवन फैक्ट है, कोई काम 21 दिन तक अगर लगातार आप लोग कर देते हैं तो आप लोगों की आदत बन जाती है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए किस चीज को आप लोगों को अपनी आदत बनानी है। कल मैंने देखा काफी सारे बच्चे जो है लाइव आ गए, 1000 के करीब जो बच्चे हैं वो लाइव आ गए। बस 4000 और ऐड कर दो इसमें, या फिर हिंदू वाली वीडियो में जो मैंने देखा 1300 के करीब आ गए। ठीक है, तो कोई सी भी वीडियो में आप लोग अपने आप को पुश कर सकते हो। शाम तक हिंदू की वीडियो जो है, अगले दिन मॉर्निंग तक 35,000 और वीडियो जो है लगभग 40 से 41 42,000 देख रहे हैं। तो क्या आप लोग मिलकर उसमें 5000 लाइव नहीं आ सकते? ये इतनी बड़ी चीज हो गई है कि आप लोगों के लिए जो आप लोग अचीव नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये कि डेडिकेशन ही नहीं निकल कर आ रहा है चीजों को करने के लिए। लेकिन होता है कि किसी चीज को पुश करना है, नहीं यार चलो ठीक है देखेंगे, शाम तक देख लेंगे आराम से, यानी कि चीजों को पेंडिंग में रखना है। वो वाला जो नेचर होता है ना, वो नेचर हमेशा इंसान को पीछे धकेलता है। तो उस नेचर से अपने आप को बाहर निकालो। जो चीज आप लोग शाम तक देख रहे हो आते आते, क्यों ना वो चीज आप लोग सुबह ही निपटा लो अपनी। ठीक है, जो चीज मान लीजिए आप लोग आज की डेट में कोई अगर काम करना है तो ये कोशिश करो कि उस काम को प्रायोरिटी के बेस पर जल्दी जल्दी निपटा डालो उसको। ठीक है, ताकि चीजें आप लोग एंजॉय कर सको। ओके, एक और इंपॉर्टेंट छोटी सी बात, पता नहीं 2-3 दिन से ये चीज मैं फील कर रहा हूं, कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे वीडियो तो उसी टाइम पर अपलोड कर रहा हूं जिस टाइम पर मैं नॉर्मली करता था, उसके बाद में जो प्रोसेसिंग में टाइम है यूट्यूब ने फिलहाल अभी बढ़ा दिया। लग रहा है कि यूट्यूब ने कुछ एल्गोरिथम वगैरह में कुछ चेंज किया है, तो प्रोसेसिंग का टाइम बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा वीडियो जो है पहले जो नॉर्मल टाइम पर आ जाती थी उसमें 10-15 मिनट अभी लेट हो जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कोशिश करूंगा अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने और अपने शेड्यूल में चेंज किया है, तो अभी कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा और पहले बना लिया करूं। ठीक है, सेम तरीके से हिंदू के साथ में करूंगा, थोड़ा सा और अपने आप को पुश करूंगा ऊपर की साइड में, ताकि कोशिश करके हिंदू की वीडियो भी एग्जैक्ट 7 पर आ जाए। तो ये 7, 10, 7, 15 तक 12 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कल को मॉर्निंग में ये एग्जैक्ट 7 बजे इसको मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग एग्जैक्ट 7 बजे आ जाना। अपना पेन और कॉपी तैयार रखा करो दोनों वीडियो के लिए, ताकि अच्छे से आप लोग दोनों को एंजॉय कर सको। जो जो चीजें आप लोगों को लगती है नोट डाउन करने की, उनको नोट डाउन कर सको, और कोशिश ये करनी है 24 आवर के अंदर अंदर इसको रिवाइज कर लेना है, अगर लंबे समय तक आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है तो। ठीक है, तो ये 2 फिक्स वीडियो हैं, इनको एंजॉय कीजिए और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
और जो भी आप लोगों के मन में कोई दिक्कत है, कोई शंका है, जो कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं, यहां पर आप लोग मेल कर सकते हैं, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि मेल बहुत सारे आते हैं। तो आप लोगों का जब भी नंबर आएगा तो आप लोगों को थोड़ा लेट हो सकता है कि रिप्लाई मिले, ठीक है। तो यहां पर आप लोग मेल कीजिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। तो उसके लिए आप लोगों को टकटकी लगाकर ये लेक्चर देखना है। तो पहले हम लोग देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे बेसिकली डिस्कस क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहाना है, बेसिकली क्या क्या डिस्कस करना है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। वाह क्या डायलॉग बन गया, क्वेश्चन तो बहाना है, बेसिकली क्या डिस्कस करना है वो आप लोगों को बताना है, ओके। तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे यहां पर, बेसिकली इंपॉर्टेंट डे है यूथ स्किल डे के बारे में। स्किल क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप लोग अपने आप को वो नहीं कहते कि निपुण कर लेते हैं तो आप लोग की स्किल हो जाती है कि ये इंसान इस पर्टिकुलर एरिया को जानता है। इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में कोई आप लोग को इंजीनियर देखने को मिलता है, ठीक है, कोई बढ़ई देखने को मिलता है, कोई वॉशरमैन, कोई आप लोग को सर्विसमैन देखने को मिलता है। जैसे कोई टीचर हो गया तो मेरी स्किल जो है वो टीचिंग में है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर लॉयर होगा तो वो केस लड़ना जानता होगा, डॉक्टर होगा तो वो अपना वो पेशेंट को ठीक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक इंसान की स्किल, तो अपनी स्किल जो है तो यूथ स्किल के बारे में बात की जा रही है। 15 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इंपॉर्टेंट थीम क्या है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है, यहां पर बेसिकली अगर बात करें आज की डेट में तो आप लोगों को एक जानकर अचंभा होगा इसके बारे में। हम लोगों की देश में अगर बिजली कड़कने से आप लोगों से पूछा जाए कितने लोगों की जान चली जाती है हर साल, तो आप लोग एस्टिमेट लगाइए, यानी कि आप लोग जो हैं आप लोग एक एस्टिमेशन लगाइए कि देश में लोगों की कितनों की जान चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली कड़कने से, बेसिकली जो नहीं होता आसमान में बिजली कड़कती है, ठीक है, उसकी वजह से हर साल कितने लोगों की जान चली जाती है। आप सोचकर आप देखकर सरप्राइज हो गए इस डेटा को। मुझे लगता था कोई ऐसे होंगे यार, मतलब 200-400 लोग होते होंगे, पर लेकिन यू विल बी सरप्राइज जब आप लोग इस डेटा को देखेंगे। तब तक एक गैस कीजिए, देखता हूं किसका गैस सही बैठता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं कई सारे, उनके द्वारा स्टडी की जाती है। बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल मैनेजमेंट है, IITM जिसको बोलते हैं, कहां पर है ये लोकेटेड, ये यहां पर जो भी थंडर स्टॉर्म होते हैं या फिर जो भी बिजली कड़कने वाली बात होती है, लाइटनिंग जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कहां पर ये लोकेटेड है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है ये, क्योंकि जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। आप लोग यहां पर ये बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर अटैच ऑफिस है ये। इसी के साथ में अभी रिसेंटली यहां पर एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बोला गया यहां पर ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये TIP जो रिपोर्ट है यहां पर, ये इसमें क्या बताया गया कि जो बच्चे हैं बेसिकली उनको सोल्जर बनाया जा रहा है, सोल्जर की तरीके से रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान का भी नाम उसमें लिया गया और यहां पर और भी 14 कंट्री हैं। तो पाकिस्तान है यहां पर, तो चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, यहां पर बच्चों को सोल्जर की तरीके से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इनोसेंट बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको जिस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे वो उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर ये किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आगे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर NIPUN, तो निपुण भारत, ये यहां पर पर्टिकुलर फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके बारे में तो काफी सारी चीजें मुझे डिस्कस करनी है जो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखिए राइट टू एजुकेशन पिछले कुछ टाइम में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछने का तो हक बनता है ना, हाँ इतना तो बनता ही है कम से कम। आप लोग ये बताइए कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है बच्चों के लिए, जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, अगर कोई बच्चा जो है वो दिव्यांगन की कैटेगरी में आता है तो उसके लिए कहां तक है, वो 6 से लेकर 18 साल है, 4 साल और एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के तहत आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर अभी इंडिया के द्वारा लेटर ऑफ एक्सचेंज यहां पर बेसिकली साइन किया गया, ये रेल सर्विस एग्रीमेंट 2004 का था, उसको आगे ले जाने की बात की जा रही है। तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में है ये आप लोगों को बताना है। रिसेंटली ये कंट्री बहुत ज्यादा न्यूज में, अभी यहां पर धमाल चल रहे हैं। आगे बात करें, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में लाया जा रहा है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो था पहले किसी और मिनिस्ट्री के अंडर में था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आने से यहां पर ये अभी ये जो डिपार्टमेंट है, टोटल 6 डिपार्टमेंट यहां पर हो जाएंगे। वो कौन कौन से अगर याद हो तो बताइए, वरना मैं तो डिस्कस करूंगा ही। आप लोग ये बताना किस मिनिस्ट्री के अंडर था पहले ये। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से स्टेटमेंट देकर कई बार पूछ लिए जाते हैं। कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो कि बात करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में, यानी कि नदियों के पानी को लेकर जो लड़ाई होती है 2 राज्य के बीच में या फिर 3 राज्यों के बीच में, तो कौन सा आर्टिकल यहां पर बातें करता है इसके बारे में, ये आप लोग को बताना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और ये साल में 2 बार प्रस्तुत की जाती है। अब की बार जो इसका 23rd जो इशू है जो पब्लिश किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को अगर बैंकिंग की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोगों से यूपीएससी में पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो काफी प्यारा, काफी शानदार और काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है।
आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ में। बात की जा रही है यूथ स्किल डे के बारे में। यूथ यानी कि नवयुवक, उनकी स्किल को बढ़ाना है, तो यहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर टेक्निकल एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग जो कि उसको स्किल प्रोफेशनल बना सके, उसके ऊपर फोकस देकर चलती है। तो 25 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी इंपॉर्टेंट क्या बन गया, जो स्किल पहले काम करती थी वो स्किल अब काम नहीं कर रही है। मतलब क्या है, मतलब ये कोई टीचर अगर ऑफलाइन पढ़ाता था, अब उसको ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करना है, तो ऑनलाइन आने के लिए उसको प्रॉपर स्किल सीखनी पड़ेगी कि टैबलेट पर कैसे लिखना है, कैसे इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीजें उस इंसान को जानने को मिलेगी, तभी जाकर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो काम कर पाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली ये जरूरी भी है, अगर ऐसे नहीं कर पाएंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पीछे छूट जाएंगे। तो इसलिए बोला गया, यहां पर बोला गया री इमेजिनिंग। ठीक है, द यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक के बाद में क्या किस तरीके से आप लोग अपनी स्किल जो है वो फिर से तैयार करनी है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये यूथ स्किल डे की थीम है जो आप लोग को देखने को मिलती है। आप लोग याद होगा ना हमारी कंट्री में स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसके बारे में कई बार मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। बताइए स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है वो कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था हमारे देश में और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये तो बिल्कुल छुटुक सा क्वेश्चन हो गया, ये तो आप लोग बता ही दोगे। चलिए फिर भी बताइएगा, ठीक है, कोई नहीं, फिर भी पता होना चाहिए, लिखने के लिए आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज के बारे में और फिर डिटेल में न्यूज देखेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज है, शॉर्ट न्यूज कहने के लिए पर डिटेल में डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो मैं कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, कॉपी और पेन तैयार रखना, क्योंकि वो नहीं कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, एक डायलॉग याद आ रहा था, दिमाग से निकल गया। डायलॉग क्या, सॉन्ग नहीं था कि नहीं आ रहा याद चलिए, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में और लिटरेसी के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। इसके द्वारा एक प्रोग्राम यहां पर अभी देखने को मिला। अगर शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोगों से बोल दिया जाए कि यहां पर ये नाम देके कि हाँ ऐसा कोई प्रोग्राम है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है प्रोफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब होता है निपुणता, किसी पर्टिकुलर एरिया में निपुण होना पर्सन को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रवीणता होना या फिर प्रवीण होना एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो यहां पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर ये प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, यानी कि रीडिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और इसी के साथ में अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, तो इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर बच्चे को आप लोग ऐसे तैयार करना है ताकि वो पढ़ भी सके, अंडरस्टैंड भी कर सके और न्यूमरेसी को भी जान सके, यानी कि जोड़ घटा भाग ये सारी चीजें भी कर सके। तो इसको निपुण भारत का ये नाम बेसिकली दिया गया है। तो किसका ये प्रोग्राम है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अभी यहां पर बेसिकली इनेबल करने की कोशिश की जा रही है एक ऐसा एनवायरमेंट ताकि यूनिवर्सल एक्वाइजेशन, जो भी यहां पर बेसिकली बात करें अगर फाउंडेशन लिटरेसी का और न्यूमरेसी का, उसको तैयार किया जा सके बच्चों को, यानी कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि स्टार्टिंग से यहां पर ये रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी में यहां पर फोकस कर सके। ठीक है, बाय द एंड ऑफ जो ग्रेड 3, तो यहां पर 26-27 तक का यहां पर टारगेट है और 5 टायर में काम करेगा। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब आप लोग बेसिकली गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो पहले सेंटर पर देखने को मिलती है, फिर स्टेट पर, और फिर आप लोगों को नीचे ये आप लोगों को देखने को मिलती है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टायर सिस्टम गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में। पर लेकिन अगर बात करें यहां पर बेसिकली इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है 5 टायर में। 5 टायर मतलब सेंट्रल लेवल पर हो गया, स्टेट लेवल पर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, और फिर जहां पर स्कूल है बेसिकली उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 5 लेवल पर ये काम करने वाला है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में, ये जो पर्टिकुलर जो स्कीम जिसके थ्रू यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसको आप लोग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर डालोगे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर काम करेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम में कि एजुकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। आखिर दोनों को मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जब शेड्यूल 7 में आप लोग जाओगे हमारे संविधान के अंदर, वहां पर 3 लिस्ट रखी गई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तो इसको एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। तो इसी के चलते आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलती है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि समग्र शिक्षा ये इसके अंदर आती है। समग्र शिक्षा के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तरीके की इंटीग्रेटेड स्कीम है जिसमें स्कूल एजुकेशन को बेसिकली एक्सटेंड किया गया, प्री स्कूल से लेकर, यानी कि एलकेजी, नर्सरी, इनसे लेकर ये बेसिकली क्लास 12 तक चलती है। तो समग्र शिक्षा के बारे में बात करें तो ये प्री स्कूलिंग से लेकर क्लास 12 तक यहां पर ये चलने वाला प्रोग्राम है। पहली इंपॉर्टेंट तो बात याद रखेगा। दूसरा, इसके अंदर 3 स्कीम को यहां पर सब्ज्यूम किया गया। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना कि सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुना होगा, जिसको SSA बोला जाता था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, जिसको बोला जाता था बेसिकली RMS। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक RMSA। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर टीचर एजुकेशन। तो इन 3 जो पर्टिकुलर ये स्कीम थी, इनको मर्ज कर इसके अंदर में सब्ज्यूम कर ये अकेली स्कीम बनाई गई है। यानी कि यहां पर अगर समग्र शिक्षा के बारे में बात करें तो यहां पर सर्व शिक्षा अभियान, इसी के साथ में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
जो उच्चतर शिक्षा अभियान वाला जो फंड है उसको नहीं लिया गया इसमें, यानी कि इसीलिए मैंने बोला है कि आप लोगों से यहां पर जो लिया गया है प्री स्कूलिंग से लेकर यहां पर 12 तक का लिया गया है। अगर इसमें उच्चतर शिक्षा भी ले जाते तो 12 से लेकर फिर आगे की हो जाती है, पर लेकिन उच्चतर शिक्षा की जगह टीचर ला दिया इसमें, ठीक है, तो टीचर एजुकेशन को ऐड कर दिया गया है। तो ये रिसेंटली अभी यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में था। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से बने तो कंफ्यूज मत होना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। बेसिकली वो बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। जब आप लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो एजुकेशन जो है वो आप लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अंदर आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, फिर बोलोगे कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। जरा सी देर में क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है वो किसके बारे में बात करते हैं, तो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन बॉयज एंड गर्ल्स की जो है वो किस तरीके से आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं और कैसे आप लोग यहां पर एजुकेशन को इंश्योर कर रहे हैं कि इक्वलिटी बनी रहे, सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसके चलते राइट टू एजुकेशन एक्ट आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारी कंट्री में जब लाया गया था तो ये लाया गया था हमारी कंट्री में 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। तो उसके चलते 2002 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। ये बेसिकली राइट टू एजुकेशन का फंडा लाया गया। यहां पर ये आर्टिकल किसके अंदर, आर्टिकल 21A के अंदर, ठीक है। तो ये फ्री जो है यहां पर बेसिकली बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, तो आर्टिकल 21A के तहत आता है। ये जो हमारी कंट्री में ये जो अमेंडमेंट किया 2002 में किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो फिर आगे चलकर 2009 में आया, ठीक है, जिसके तहत चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने देखा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि नालसा का जो जजमेंट है जो कि किन्नर कम्युनिटी के बारे में बात करता है, वो तो आ गया था पहले, पर लेकिन एक्ट जो था वो अभी आप लोगों को 2019 में देखने को मिला। यानी कि एक तरीके से लंबा टाइम लग जाता है, 5 साल लगा दिए एक्ट बनाने में। तो यहां पर इसी तरीके से 2002 से फिर 2009 में यानी कि 7 साल लग गई एक्ट बनाने में। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जागती है, फिर उसको लगता है कुछ करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो बेसिकली डिसीजन दे दिया है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो ये बेसिकली ये जो अभियान है इसका जो बेसिक फोकस है यहां पर समग्र शिक्षा अभियान का, ये 2 टी पर फोकस करता है, एक तो टीचर और दूसरा टेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी को भी पार्ट बना लिया गया पोस्ट पेंडेमिक के टाइम पर, अब उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो टीचर और टेक्नोलॉजी को पार्ट बनाकर बेसिकली इनके द्वारा अब चला जा रहा है, ठीक है। तो माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए चीजें। अब इसके बारे में कुछ लिखने के लिए भी आने लगे ना कल को, तो आप लोग पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आप लोगों को बोला ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि यहां पर हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग बात करें कितने लोगों की डेथ हो जाती है बिजली के कड़कने से, तो लगभग 2 से लेकर 2,500 लोगों की डेथ हो जाती है। और किसी पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट या फिर आप लोग बोले यहां पर कोई नेचुरल अगर इंसिडेंट के बारे में बात करें तो किसी पर्टिकुलर नेचुरल इंसिडेंट के द्वारा सबसे ज्यादा जान जाने वाला ये फंड है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में कई सारे लोगों की जान चली गई। राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा, वो न्यूज भी काफी ज्यादा वायरल हुई कि फोर्ट के ऊपर लोग जो थे बिजली कड़क रही थी तो उसके चलते अपना एंजॉय कर रहे थे, वहां पर सेल्फी वेल्फी और एंटरटेनमेंट उनका चल रहा था। बिजली कड़कने से 10-12 वहीं के वहीं ढेर हो गए। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देखते हैं कि आगे कैसी कंडीशन यहां पर बन जाती है। तो इसलिए कभी भी बाहर न जाएं जब बिजली कड़के, खासकर लोहे वगैरह के सामान के टच में बिल्कुल भी न रहे। कई सारे लोग ये बोलते हैं, सर एक बच्चे के द्वारा बोला गया अभी जब मैंने ये न्यूज डिस्कस की थी द हिंदू के अंदर में बिजली कड़कने वाले, कि सर मोबाइल फोन अगर यूज कर रहे हैं तो भी दिक्कत हो सकती है क्या बिजली कड़कने से। देखिए मोबाइल फोन के अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐसे नहीं है आज के टाइम में कि आप लोगों को बिजली कड़केगी ऊपर आके, ठीक है। अगर आप लोग मोबाइल फोन यूज करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर कोशिश ये करो कि किसी चीज के नीचे रहो, छत के नीचे रहो, ठीक है। कई बार पेड़ पर बिजली कड़क जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा पेड़ को फाड़ देती है बीच में से। तो ये सारी चीज किसी ने देखा रियलिटी में बिजली कड़कते हुए या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में गिरते हुए, बताइए आप लोग अपना एक्सपीरियंस और पढ़िएगा एक दूसरे का एक्सपीरियंस। कुछ भी चीज ऐसी लगा करें ना लेक्चर में कि इसके रिलेटेड आप लोगों के पास में कोई स्पेशल एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर करा करो ताकि दूसरे लोग भी उसके बारे में जान सके। और एक लिखने की प्रैक्टिस अगर आप लोगों की होगी, कमेंट के थ्रू ही सही, अगर लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों की होगी तो इससे आप लोगों के अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। क्योंकि पब्लिकली लिख रहे हैं आप लोग, एक तो होता है अपने बैठकर घर पर, ठीक है, एक है पब्लिकली कमेंट करना। तो पब्लिकली कमेंट करने में भी इंसान के अंदर की जो हेजिटेशन है वो निकल जाती है। तो आप लोगों की ये अच्छा एक तरीका होगा अपने आप को इंप्रूव करने का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे बात करें अगर यहां पर बिगेस्ट जो कॉन्ट्रीब्यूटर है यहां पर हमारी कंट्री में जो एक्सीडेंटल जो डेथ होती है तो नेचुरल कोजेज की वजह से, तो यहां पर उनमें ये लाइटनिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि बिजली का कड़कना है यहां पर ये। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ऐसा रेयर होता है कि कभी ये जिस तरीके से बिजली गिरती है, पर लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार गिर गई तो फिर इंसान की जान लेकर ही जाएगी, वो इंसान बचने वाला नहीं है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ग्राउंड करंट भी आप लोग बोलते हैं। ग्राउंड करंट क्या होता है, जब कोई बिजली कड़कती है किसी एरिया में गिरती है तो आसपास वाले एरिया तक भी झटके लगते हैं उसके, तो इतनी ताकतवर वो रहती है। तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है बेसिकली यहां पर वो लार्ज ऑब्जेक्ट पर जिस पर हिट करती है, कोई ट्री हो गया या फिर अर्थ के ऊपर गिरेगी तो आसपास वाले एरिया में भी वो अपना माहौल बनाएगी, ठीक है। तो इसके चलते आसपास भी आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो देखने को मिल सकते हैं।
इन सब मुद्दों के ऊपर कौन स्टडी करता है? हमारी कंट्री में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो मीटरोलॉजी जो सॉरी ट्रॉपिकल मैनेजमेंट है यहाँ पर IITM पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ये इसके ऊपर काम करता है कि क्या बेसिकली चल रहा है, इससे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप कोई कंफ्यूजन होगा आप लोगों के माइंड में, तो इसके बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो कि ऐसे ऐसे भी मुद्दे हैं जिनके बारे में लोगों को अवेयर कराया जा सकता है, ताकि लोग जो है वो अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर न निकले, क्योंकि ये बेसिकली इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली जाती है। जो बिजली गिरती है वो हमेशा गीली जगह पर गिरेगी, और आप लोगों को पता है जब बारिश पड़ती है तो गीले रहता है, इसलिए बारिश पड़ने के टाइम पर ये बिजली गिरती है नॉर्मली, तो इसलिए घर के अंदर इंसान रहेगा तो वो ज्यादा सुरक्षित आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई इसको ज्यादा सीरियसली लेता भी नहीं है कि हाँ ठीक है यार वो बारिश आ रही है तो क्या हो गया, ठीक है, पर लेकिन वो एक तरीके से इंसान को लेकर डूब सकती है, तो इसलिए जरूरी है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा, तो घर के अंदर ही रहो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, कल्चर जो मिनिस्टर है यहां पर ये है जी गिरीसन। ठीक है, जी गिरीसन रेड्डी। तो अभी यहां पर जो नेशनल आर्काइव के जो रिकॉर्ड्स हैं यहां पर उनको अभी शिफ्ट किया गया, तो शिफ्ट करने के बाद में अभी एक और बात यहां पर बोली गई है कि 2022 में हम लोग अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो 75वीं आजादी की सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, तो उसके चलते हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड रखे हुए हैं हमारी कंट्री की, जो ये बेसिकली एक आर्काइव है बेसिकली यहां पर, ये जिसको नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, एक संग्रहालय बोल सकते हैं हिंदी में आप लोग इसको, तो इसके अंदर जो भी डेटा रखे उनको डिजिटाइज किया जाएगा, ताकि आने वाली जनरेशन भी उनको आसानी से पढ़ सके। कल को पता चला कहीं आग लग जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, पानी गिर गया तो वहां पर वो गल गया सामान, तो अगर इससे बचाने के लिए उसको डिजिटाइज किया जाएगा और फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर ये अवेलेबल रहेगा, तो कभी भी इसको कोई भी आकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के जा रहे हैं, तो उसी के पार्ट में, उसी की यादगार में ये काम किया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, जो कि ये डेटा रिकॉर्ड इकट्ठा करके रखती है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, जो कि स्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर ये 1891 में कोलकाता के अंदर में स्टार्टिंग में। देखिए पहली बार जब अंग्रेज आए थे ना कोलकाता के अंदर, उन्होंने अपनी चीजें स्टेब्लिश की थी। ठीक है, फिर आगे चलकर दिल्ली घुसने लगे, तो इसके चलते इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट था जिसके चलते यहाँ पर चीजें देखी जाती थी। उन्होंने हमारी कंट्री को बाकायदा स्टडी करा है अंग्रेजों ने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आ गए और आके बस ऐसे यहाँ पर रूल करके चले गए। कोई भी रूल तब करेगा जब किसी पर्टिकुलर चीज की नब्ज पकड़ लेगा। ठीक है, उसको पता है कि हमारी कल्चर कैसी है, हमारी कंट्री में कैसे रिलीजन है, हमारी कंट्री में कैसे चिढ़ते हैं। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर आप लोग दो दोस्त हैं, ठीक है, तीसरा कोई आप लोगों के बीच में आ रहा है और आप लोगों की लड़ाई लगवा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आप लोगों की कमजोरी जानता है कि इनको कैसे लड़ाया जा सकता है। इसका मतलब आप लोगों के अंदर ट्रस्ट ही नहीं है। तो यही काम किया गया कि फूट डालो, शासन करो, दोनों को लड़ाओ और फिर दोनों को सजेशन दो कि अच्छा उसको ऐसे मारते हैं, चलो उसको ऐसे मारते हैं। ठीक है, और दोनों को मार मुर के साइड पे कर दो। तो इनके द्वारा फूट डालो, शासन करो वाली नीति फॉलो की गई प्रॉपर वे में, और चीजों को पहले अंडरस्टैंड किया गया। उनको पता था कि राजे रजवाड़े की एक दूसरे के साथ में किसी की बनती नहीं है। एक राजा पिट रहा है तो दूसरा ताली बजा रहा है, फिर उसको अगर तमाचे लगने स्टार्ट हो गए तो फिर उसको याद आता है कि हाँ यार नहीं, उस टाइम पर ना उसका साथ दे देना चाहिए था। तो ये हरकतें देखने को मिली देश के अंदर में। अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली कैपिटल जो यहां पर ट्रांसफर की गई, आप लोगों को पता है कोलकाता टू दिल्ली 1911 में, तो उस टाइम पर यहां पर चीज देखने को मिली कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो है ये यहां पर 1926 में फिर कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, अगर बात करें यहां पर 50 लाख के करीब फाइल और डॉक्यूमेंट आज के डेट में यहां पर रखे हुए हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के अंदर। तो इसको लंबा समय लगेगा प्रॉपर वे में, अगर इसको डिजिटाइज करना है तो एक पूरा प्रोसीजर चलेगा। ऐसे नहीं होने वाला है कि लग गए बस काम हो गया। पूरा एक यूपीएससी का सिलेबस कोई ऐसा ही होगा, कोई यूपीएससी का सिलेबस कोई 20-25 बार यहां पर कवर हो जाएगा, इतना सारा सामान आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि यूपीएससी का सिलेबस इतना नहीं, मजाक कर रहा हूं, पर फिर भी एक बात है कि हाँ एक तरीके से अच्छा खासा एफर्ट लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कई बार ऐसी टर्म्स आप लोगों से यूपीएससी के द्वारा ही पूछ ली जाती है, जैसे यहां पर बात की जा रही है कोंगू। ठीक है, तो ये कोंगू नाडु क्या है, कोंगू नाडु, तो कोंगू नाडु क्या है, न्यूज में कोंगू नाडु क्या है भाई साहब, ये तो कोंगू नाडु है क्या बेसिकली है। अगर बात करें तो अगर यहां पर आप लोग जाएंगे आंध्र प्रदेश के अंदर में, तो सॉरी तमिलनाडु के अंदर में, तो तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उसको इनफॉर्मल तरीके से, कहीं पर ये ऐसा नहीं कि फॉर्मली बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि कई बार किसी पर्टिकुलर का नाम आता है ना, जैसे ठीक है, तो जैसे कि वीर है, ठीक है, तो आप लोग बोलने लगो वीरे। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं कि कोई और नाम निकाल दिया। ठीक है, जैसे पंजाबी में वीरे बोलते हैं ना भैया को। ठीक है, तो उस तरीके से, तो इस तरीके से कोई वीरू बोलने लगे तो किस तरीके से नहीं एक नाम को एक तरीके से कुछ और ही नाम निकाल देना, अपना कोई प्यार का नाम निकाल देना, तो काइंड ऑफ बात की जा रही है। तो ये फॉर्मली नहीं होता कि मेरे डॉक्यूमेंट में नाम लिखा हुआ है कहीं पर ऐसा। ठीक है, तो यहां पर ये ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मल नाम है, यहां पर एक इनफॉर्मल नाम है। तो यूनियन कैबिनेट जो मिनिस्टर है बीजेपी के अंदर अभी जो यहां से निकल कर आए, तो उनको बेसिकली इसके नाम से यहां पर पुकारा जा रहा है, पर्टिकुलर एरिया के नाम से। तो कहां पर ये तमिलनाडु के अंदर है, जिसका नाम है यहां पर कोंगू नाडु, इसको बेसिकली बोला जा रहा है इनफॉर्मल तरीके से। याद रखिएगा इनफॉर्मल का मतलब होता है कि कहीं पर भी उसके बारे में चीजें मेंशन नहीं है।
यानी कि उसको ऐसा नहीं कि ऑथेंटिकेशन नहीं है उसके नाम का, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पर कोंगो नाडू का ना तो कोई पिन कोड है, ठीक है, ना ही कोई ऑफिशियली फॉर्मल इसके पर्टिकुलर रीजन का नाम है, तो ऐसे ही निकाल दिया क्योंकि हिस्ट्री में कुछ था यहाँ पर, अब चेंज हो गया मॉडर्न इंडिया में, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से देखा जा रहा है। कॉमन जो यूज कहते हैं यहाँ पर, ये वेस्टर्न तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो तमिल लिटरेचर है अगर उनके बारे में बात करें, आप लोगों को याद होगा तमिल लिटरेचर में, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा संगम लिटरेचर के अंदर में, तो कोंगो नाडू वहां पर उसके बारे में मेंशन था यहाँ पर संगम लिटरेचर के अंदर में। 5 जो रीजन है एंशिएंट तमिलनाडु के, तो उनमें से यहाँ पर एक को रेफर किया जाता था कोंगो नाडू। तो यहाँ पर जो बेसिकली बात करें, बेसिकली जो लिखा हुआ है यहाँ पर कोंगो, बेसिकली कोंगो वेल्लला, ठीक है, कोंगो वेल्लला गोडेरा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक ओबीसी कम्युनिटी थी, तो इससे निकल कर आ गया कोंगो नाम यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से कई बार डिफरेंट सी चीजें पूछ ली जाती हैं। अगर तमिलनाडु से आप लोग निकल कर आ रहे हैं तो आप लोग को फिर इसके बारे में पता होना चाहिए। एल मुरुगन जो है यहाँ पर, ये बेसिकली न्यू मिनिस्टर हैं जो यहां से अभी निकल कर आए, एक नए जो बीजेपी के द्वारा जो अभी कैबिनेट तैयार किया गया है, तो उसके चलते रिसेंटली अभी ये न्यूज में आ गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की गई है, हल्का सा आइडिया तो कम से कम आप लोगों को होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आप लोगों के, इस रिपोर्ट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनने के चांसेस है। अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, जैसे कि बात करें यहां पर पाकिस्तान किसकी वजह से, जब फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स FATF की वजह से भी ये न्यूज में है, तालिबान की वजह से खूब न्यूज में है, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की वजह से न्यूज में है, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट जो है किसके द्वारा एनुअली तैयार की जाती है, तो याद रखना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ पर इसमें पाकिस्तान के साथ में 14 अदर कंट्री को भी इंक्लूड किया गया है। उनको ये बोला गया कि चाइल्ड सोल्जर तैयार कर रहे हैं, मतलब ये देखिए हरकतें, मतलब आज की डेट में जो दूसरी कंट्री है वो टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी बना रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। कोई ड्रोन के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई अपना साइबर अटैक के ऊपर फोकस कर रहा है। इनकी औकात देखो ये क्या हरकतें कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को इसमें तैयार किया जा रहा है, इन जिनको स्कूल में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मतलब कितनी बदतमीजी वाली बात है ना। यहां से पता चलता है कि किस तरीके से अपनी यंग जनरेशन को ये ट्रीट कर रहे हैं, उनको रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को मारने के लिए। अरे ये पृथ्वी है यार, यहाँ पर इंसान मिलजुल कर है तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर एक दूसरे की टांग खींचने के लिए वैसी दुनिया पड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये देखो कितने मासूम मासूम से इनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी गन देकर थमा दी यहाँ पर, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी इसके बारे में अगर आप लोग बात करें तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो यहां पर बिलो 15 एज यानी कि 15 साल की उम्र के बच्चों को जो तैयार किया जा रहा है, इनको बेसिकली प्रोहिबिट किया जाता है। यूएन का जो कन्वेंशन है ऑन राइट ऑफ द चिल्ड्रन, तो राइट ऑफ द चिल्ड्रन के बारे में, जो राइट ऑफ चाइल्ड के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए यूएन के द्वारा कन्वेंशन भी बना रखा है, 2000 का है बेसिकली, यूएन कमेटी के द्वारा राइट ऑफ द चाइल्ड के बारे में बात की गई, और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल भी उनके द्वारा अचीव किया गया ताकि बच्चों के हक के बारे में बात की जा सके और उनको आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इंक्लूड करके न चला जा सके। तो जनेवा में यहां पर ये कन्वेंशन देखने को मिला था राइट ऑफ द चाइल्ड के बारे में, जहां पर बात की गई थी। पर लेकिन ये कंट्री ऐसी है, इन सब चीजों को फॉलो करती नहीं है। अगर बात करें तो इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि देखिए कोई ना कोई फिजिबल मेजर ले जा सके कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना हो, क्योंकि अगर बचपन में से इनको इस धंधे में आप लोग धकेल दोगे तो आगे चलकर देखिए पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई है, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है इन बच्चों के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। इसी के साथ में इंश्योर करना है कि अंडर 18 जो है कोई भी इस तरीके का ड्रास्टिक जो इस तरीके होस्टाइल एनवायरनमेंट में इंक्लूड ना हो, ताकि चीजों को नॉर्मल रखा जा सके। अगर फर्दर बात करें तो प्रोहिबिट करने की कोशिश की जाती है ताकि इसको रोका जा सके कि ऐसे रिक्रूट न करे बच्चों को आर्म फोर्स के अंदर, एजुकेशन उसको प्रोवाइड कराई जानी है। तो हमारे संविधान में तो ये सारी चीजें, पर लेकिन पाकिस्तान में जो रिलीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर माना जाता है, इसकी वजह से दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें, आप लोगों को पता होना चाहिए, अब जब संविधान के अंदर जाओगे अपनी कंट्री के, तो आर्टिकल जो यहाँ पर पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उसके अंदर आर्टिकल 24 जो है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो बेसिकली यहाँ पर चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है कि चाइल्ड लेबर को रोकना है। तो आर्टिकल 24 आप लोग जरूर याद रखना, अगर बच्चों के बारे में कुछ लिखना है तो इसको आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो अमेरिका है वो यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन अभी दी गई है। आगे की इंपॉर्टेंट बात की जा रही है इंडिया और इटली के रिलेशन के बारे में। तो इंडिया और इटली जो है उसके रिलेशन जो है वो सही डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंटली अभी इटली के द्वारा ये बोला गया कि वो इंडिया और जापान के साथ में मिलकर बेसिकली काम करने के लिए तैयार है, जो यहां पर इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है, ठीक है, तो उसमें ये काम करने के लिए तैयार है। लास्ट अक्टूबर 2018 में इंडिया और इटली की समिट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, इनके बायलैटरल रिलेशन को अब और आगे ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल जो है ये क्यों न्यूज में, हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर साहब जो हैं वो अभी यहां पर ये मैत्रा जो इटली के अंदर में है, यहां पर इनके द्वारा विजिट किया गया। क्यों, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में घूमने चले गए, कोविड-19 खत्म हो गया चलो घूम के आते हैं ऐसा कुछ नहीं था। G20
G20 की मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली जो कि मिनिस्ट्रियल लेवल की थी, तो उसके जो मीटिंग में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और बेसिकली बायलेटरल जो रिलेशन है उनको कैसे लेकर चलना है आगे, उसके ऊपर इनके द्वारा फोकस किया गया। बायलेटरल का मतलब होता है दो कंट्री के बीच में जो रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर उनको कैसे आगे लेकर चलना है, क्योंकि इटली जो है अभी 2021 में जो है G20 का मालिक है, यानी कि इटली जो है G20 की मीटिंग जो है उसकी प्रेसिडेंसी में हो रही है। आगे अगर बात करें 2022 में किसके अंडर होने वाली है, तो ये होने वाली है इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। 2023 में किसके अंडर होने वाली है ये आप लोगों को बताना है। 2024 में किसके अंडर होने वाली है, ये होने वाली है ब्राजील के अंदर, ठीक है। ब्राजील है ना, चेक कर लीजिएगा एक बार इसको, ब्राजील बताया था ना मैंने, कुछ और बताया था याद रखना, ये सारी छोटी छोटी सी चीज होती है। रिवीजन तो मैं कई बार करा दूंगा, पर लेकिन आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हो वो चीजें जरूर देखना, वरना रिवीजन भी धरा रह जाएगा अगर ढंग से नहीं सुनोगे तो। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखना चाहते हो तो इटली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है एड्रियाटिक सी के ऊपर और ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इटली आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर एग्जैक्टली इटली तो देख लिया, पर अपनी कंट्री के कंपेयर देखो ना, कहां पर है अपनी कंट्री, तो ये अपनी प्यारी कंट्री है यहाँ से, तो यहाँ पर आप लोगों को इटली नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ में आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो इटली के साथ में हमारे रिलेशन कुछ दिनों पहले थोड़े बेकार हो गए थे, जब यहाँ पर हमारे 2 फिशरमैन की डेथ हुई, यहाँ पर इनके द्वारा उनकी जान ली गई, ये जो 2 दरिंदे थे 2 परिवार को बर्बाद कर दिया इनके द्वारा। तो फिर वहां से कुछ शायद 10 करोड़ रुपए के करीब फिर वहां से पैसा मिला, तो वो सब चीजें चली, तो रिलेशन काफी टाइम के लिए थोड़े से टाइट हो गए थे, पर फिलहाल दोनों के द्वारा अच्छे लेवल पर बात की जा रही है मिलकर काम करने की। इटली जो है यहाँ पर 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर में, और इटली जो है वो 27 जो मेंबर है यूरोपियन यूनियन के ग्रुप का, तो वहां 28 थे, ब्रेग्जिट होने से बाहर निकल गया जो ब्रिटेन, तो 27 रह गए। तो 27 मेंबर में यहाँ पर बेसिकली इंडिया का अगर अच्छा पार्टनर बनता है इटली, तो इंडिया के लिए एंट्री करना आसानी रहेगा यूरोपियन यूनियन में काम करने के लिए। और G20 की मीटिंग अभी इनके हाथ में ही है, फिर आगे चलकर इंडिया के हाथ में आएगी, तो इसलिए यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा न्यूज में है। G7 का भी मेंबर है इटली, बाकी 6 मेंबर कौन कौन से बताइए। G7 बहुत ज्यादा न्यूज में था, G20 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि इसमें कौन पूछेगा ऐसा कि हाँ G20 में कौन कौन से मेंबर हैं, तो G7 के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो G7 में बताइए कौन कौन मेंबर है। अब एक इटली हो गया, एक जापान हो गया, ठीक है, चलो एक यूएसए हो गया, ठीक है, बाकी के बता दो, अब तो बता दो कम से कम, ठीक है। चलो एक जर्मनी हो गया अब तो बता दो, ठीक है। अब बताइएगा इटली के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 5 प्रायोरिटी जो कंट्री है अगर बात करें, जो कि ऑल राउंड रिलेशन के बारे में इंडिया का जो फोकस रहता है, तो उनमें से एक आप लोगों को इटली भी देखने को मिलेगी। यानी कि इटली जो है वो यूरोप के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और जिसके साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। बाकी इटली की अगर कंपनी के बारे में बात करें, लगभग 600 के करीब इटली की कंपनी हमारी कंट्री में काम करती है, जो कि लगभग 2 लाख के करीब, शायद 2 लाख या फिर 1,80,000 या फिर 2 लाख के करीब लोगों को जॉब देती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। अब जो आगे न्यूज आने वाली है थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। हालांकि शॉर्ट न्यूज भी आजकल डिटेल में हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि आप लोग कोई फर्स्ट टाइम भी अगर लेक्चर देख रहे हैं तो टॉपिक प्रॉपर वे में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट न्यूज भी आप लोगों की लॉन्ग ही बन जाती है अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, पर कोई नहीं, बेसिकली हमारा फंडा ये रहता है कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है ना, उसमें दिक्कत मुझे होती है, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करता हूँ, फिर डिकोड करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, तो हर एक चीज का टाइम बढ़ जाता है। आप लोगों के लिए तो ये अच्छा है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो लगभग आप लोगों को डेली जो है 10 से 12 टॉपिक जो है आप लोगों के कवर हो जाते हैं अच्छे अच्छे, जिनके बारे में इंटरव्यू में पूछ सकता है, आंसर राइटिंग क्वेश्चन में आंसर कर सकते हैं आप, ऐसे में उनको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। एक अगर आप लोग देखो तो किसी को आप लोग पढ़ा सकते हो ये सारी चीजें, तो हर तरीके से आप लोगों के टॉपिक तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से सुना करो, ना कि रटने के पॉइंट ऑफ से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को रटो, रट्टू तोता नहीं बनना है, तो रटने से कभी जिंदगी में आप लोग सफल नहीं हो पाओगे। रटने का सबसे खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज ये होता है, जब भी माइंड पर प्रेशर पड़ेगा सब भूल जाओगे, ठीक है, पर लेकिन समझोगे तो सारी चीजें याद रहेंगी। इंडिया और नेपाल के द्वारा अभी मिलकर काम करने की बात की जा रही है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि नेपाल के साथ में हमारी कंट्री कौन से राज्य टच करते हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, याद रखना हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ में टच नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इधर बिहार हो गया, और इधर यहाँ पर सिक्किम हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह, कई बार आप लोग वेस्ट बंगाल को भूल जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल भी इसको टच करता है। तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री के 6 राज्य इसको टच करते हैं, सॉरी 5 राज्य इसको टच करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और वेस्ट बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसके साथ में हमारे रिलेशन के बारे में बात करेंगे,
तो जो रिलेशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा ध्यान से, बेसिकली कनेक्ट करने की बात की जा रही है रक्सोल वाले रीजन को, ठीक है, रक्सोल वाले रीजन को किसके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो आर्टिकल के अंदर देखते हैं, फिर आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। तो इंडिया और नेपाल के अंदर अभी एक लेटर ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं, एक तरीका एग्रीमेंट, जिसके चलते समझौता बोल सकते हैं कि चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। 2004 में यहां पर एक ये रेल सर्विस एग्रीमेंट यहां पर देखने को मिला था। 2004 में जो एग्रीमेंट देखने को मिला था उसको आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। फायदा क्या रहेगा इंडिया और नेपाल के बीच में अगर ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, तो समझिएगा आप लोग एक मिनट के लिए। देखिए बेसिकली दिक्कत क्या है, नेपाल जो है वो चारों ओर से चीजों से घिरा हुआ है, चारों ओर से मतलब एक लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल में या कोई सामान जाएगा तो यहां पर चाइना से आएगा या फिर इंडिया से आएगा, इंडिया से आएगा तो यहां पर या फिर बांग्लादेश से भी आप लोग बोल सकते हैं, पर वहां पर भी इंडिया का यूज करना पड़ेगा। तो दो ही ऑप्शन है नेपाल के पास में, या तो चाइना है या फिर इंडिया है। तो दोनों के साथ में अच्छे रिलेशन बनाकर रखना काफी ज्यादा जरूरी है नेपाल के लिए। तो हमारी कंट्री से मान लीजिए कोई सामान आया, पहले यहां पर लाकर हम लोगों ने वेस्ट बंगाल के अंदर उतार लिया, फिर यहां से यहां पर पहुंचा दिया, तो इस तरीके से देखने को मिलती है। या फिर हमारी कंट्री के अंदर ही वो सामान है तो हम लोग पहुंचा दिया, ट्रेन के थ्रू कनेक्टिविटी बनाकर ट्रेन से सामान पहुंचा दिया। तो कार्गो ट्रेन को स्टार्ट करने की बात की जा रही है, यूटिलाइज किया जा सके ताकि इंडिया का रेल नेटवर्क चाहे जो यहां पर नेपाल के अंदर सामान को पहुंचाने के लिए। तो कोई भी सामान है, बहुत सारा राशन पानी इंडिया का नेपाल के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये काफी एक क्लोज रिलेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंडिया और नेपाल के जब भी इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात आती है तो मुझे अपना जो बेसिकली रूममेट याद आ जाता है। मेरा रूममेट जो था उसकी दादी जो थी वो एनआरआई थी, यानी कि नेपाल में नेपाल से थी उसकी दादी, तो वो मुझे याद आ जाता है एकदम। तो एक तरीके से तो काफी एक प्यारी कंट्री है नेपाल, अगर देखो तो हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसके साथ में रिलेशन अच्छे रहना काफी ज्यादा जरूरी है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके से कंटेनर प्रोवाइड करा जाएंगे, कोई प्राइवेट भी अपना कोई काम कर रहा है तो उसके लिए भी पॉसिबल है। रेलवे जो यहाँ पर रेल सर्विस एग्रीमेंट है इंडिया और नेपाल के बीच में, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, तो इनके द्वारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये है बेसिकली बीरगंज नेपाल के अंदर में और रक्सोल इंडिया के अंदर में। तो आप देखिए आप लोग यहाँ पर ये कहां पर हो गया, बीरगंज देखने को मिल रहा है, तो ये बीरगंज, ठीक है, और यहां पर हो गया रक्सोल। तो इन दोनों के बीच में आप लोगों को ये रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनको कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है आगे चलकर। रक्सोल किस राज्य के अंदर आता है ये आप लोग बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, बिहार के अंदर आता है, रक्सोल आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को अगर हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते तो फायदा क्या होगा। सबसे पहले तो यहां पर कहीं ना कहीं जो अगर बात करें तो जो कंज्यूमर है और जो बायर है दोनों को फायदा होगा। इससे एक प्रॉपर वे में सिस्टम एक स्टैब्लिश किया जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई वाला फंडा जो है हम लोग तैयार कर पाएंगे। तो इसके चलते अलाउ किया जाएगा मार्केट फोर्स को ऑपरेट करने के लिए। मार्केट फोर्स ऑपरेट कैसे करती है आप लोग ये बोलिए, यानी कि खरीदने वाला होगा, बेचने वाला होगा, वहीं तो काम चलेगा। मैं यहां पर बैठकर लेक्चर गाता रहूं, ठीक है, आप लोग तभी तो देखोगे। पता चला आप लोग सब आ गए, मैंने लेक्चर ही नहीं बनाया, तो लेक्चर कैसे देखोगे। तो आप लोगों का भी होना जरूरी है और मेरा भी होना जरूरी है, तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। दोनों में से एक भी गायब हो गया तो इस लेक्चर को कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो डिमांड है, आप लोगों की डिमांड है कि हाँ ये लेक्चर होना चाहिए, तभी मैं सप्लाई कर रहा हूं, हाँ ठीक है ये लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वही चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो रेल का काफी ज्यादा यूज किया जा सकता है, रिड्यूस करेगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इस तरीके से यहां पर नेपाल के लिए आसानी से सामान पहुंचेगा और रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आसानी से यहां पर आने जाने का काम भी बढ़ेगा। 2004 में, 2008 में, 2016 में पहले भी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। जब इंडिया और नेपाल के बीच में अच्छे रिलेशन की बात करते हैं तो इस तरीके के एग्रीमेंट के बारे में बात की जाती है, ताकि चीजें कंटिन्यू एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी बनाकर हम लोग आगे चल सकें। क्योंकि देखिए अभी नेपाल के अंदर नए अभी आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर देखने को मिले, ठीक है। बताइए कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो मैक्सिमम जो फेवर में रहते थे वो रहते थे यहाँ पर चाइना के फेवर में। अभी यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में चीजें देखने को मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चीजें चेंज होती है आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो रक्सोल और ये जो रीजन आप लोगों को बताए हैं बीरगंज, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना कि हाँ ऐसा कुछ हम लोगों ने सुन रखा है, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करना, माइंड को शांत करके सारी चीजें याद ना आ जाए तो बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पर नेशनल न्यूज है और इसको आप लोग इकोनॉमी के अंदर भी डाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है वित्त मंत्रालय के बारे में, या फिर आप लोग बोल सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में। कैसे न्यूज में समझ लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारी कंट्री में ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, क्या क्या खर्चा करना है, क्या क्या चीजें हो रखी हैं, तो ये बेसिकली इसके बारे में बात करें तो ये पहले हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आता था, पर लेकिन इसको यहाँ से निकालकर बोला कि तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकालकर हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि निर्मला सीतारमण जी के अंडर में डाल दिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है इसके मिनिस्टर कौन है बताइए जरा। बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है यहाँ पर ये 6 डिपार्टमेंट इसके अंदर हो गए अब इसको मिलाकर, यानी कि एक तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी ये 5 कौन
कौन से हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल सर्विस हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जब किसी पीएसयू के अंदर से जो हमारी कंट्री के शेयर जो है वो बेचे जाते हैं, तो ये इसी के साथ में अब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इसी के अंडर आ गया। तो टोटल मिलाकर 6 डिपार्टमेंट इसके अंदर हो गए। अगर बात करें यहां पर जो पेरेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड जिसके बारे में बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक जो एंटरप्राइज है, उसको यहां पर अब क्या बोलेंगे, क्योंकि यहां पर जो पब्लिक एंटरप्राइज है तो निकल गया यहां से, तो मिनिस्ट्री का नाम भी अब चेंज हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री बन गया ओनली। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जो शिपिंग है उसका नाम चेंज किया गया, सेम तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम चेंज किया गया। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ जो हैवी और जो यहां पर मिनिस्ट्री जिसको पहले हम लोग बोलते थे बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, तो पब्लिक एंटरप्राइज के निकलने से मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री रह गई है बस अब। ठीक है, तो इसका नाम चेंज हो गया इनडायरेक्ट में बोले तो। नोडल डिपार्टमेंट होगा ये यहां पर बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो रहेगा, ये यहां पर ये बेसिकली जो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज है यानी कि जो पीएसयू वगैरह है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें कलेक्ट की जा रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उनकी मेंटेन की जा रही है, क्या क्या सर्वे किए जा रहे हैं, तो कई सारी इंफॉर्मेशन यहां पर ये रखता है ताकि चीजों को मेंटेन रखकर चला जा सके। यानी कि ये एक रोल अच्छा खासा प्ले करता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। अगर बात करें यहां पर नॉर्मली परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करने उसका इवेल्युएशन करेगा, जैसे आप लोग जैसे टेस्ट वगैरह लगाते हैं ना, पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसी तरीके से ऑटोनॉमी कितनी है यहां पर। ऐसा नहीं है कि आप लोग से मैंने बोला आप लोगों को जो ये वीडियो है ये आप लोगों को 9 बजे देखनी है, ठीक है, वो वाली वीडियो जो है 7 बजे देखनी है, पर लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इन वीडियो को हटा दूंगा बाद में। ठीक है, वो तो मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोगों का जो टाइम टेबल है वो अच्छे से फॉलो हो जाए। ठीक है, ताकि आप लोग एक पैटर्न में काम करना स्टार्ट कर दो, वरना पूरे दिन ऑटोनॉमी है आप लोगों के पास में, ये वीडियो पड़ी रहेंगी। अगर मैं ये बोलूं कि ये वीडियो जो है मैं 9 बजे डालूंगा और 11 बजे डिलीट कर दूंगा, जिसको देखनी है देख लेना, तो वो वाली चीज हो जाएगी कि फिक्स कर दिया, ऑटोनॉमी खत्म हो गई आप लोगों की। ठीक है, हिंदू की वीडियो 7 बजे आएगी और 9 बजे डिलीट कर दूंगा, तो इसका मतलब हो गया कि अब मैंने फिक्स कर दिया, अब ऑटोनॉमी नहीं है आप लोगों के पास में, इस टाइम में देख सकते हो तो देख लो, वरना फिर प्राइवेट हो जाएगी वीडियो। तो ये हो गया एक तरीके से चीजों को फोर्स करना। ठीक है, पर लेकिन यहां पर तो ऑटोनॉमी मैं बस बोल रहा हूं आप लोगों से, मैंने कहा कि अपना टाइम टेबल फॉलो कर लो, इस टाइम पर आ जाओ तो आप लोग अच्छे से चीजों को कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑटोनॉमी दी जाती है यहां पर, फाइनेंशियल किस तरीके से डेलीगेशन वो सारी चीजों से रिलेटेड भी, और पर्सनल जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है, यानी कि कैसे इफिशिएंसी बढ़ानी है हमारी कंट्री में। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पर जो मशीन वगैरह खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया था, ठीक है, आप लोग मान लीजिए आप लोगों को मैंने बोला था कि लैपटॉप खरीद के लेकर आए, आप लोगों ने लैपटॉप को खुद के लिए यूज किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, पर लेकिन उस लैपटॉप को कैफे में ले जाकर रख दिया और पैसा कमा रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया। एसेट्स जो मोनेटाइजेशन के बारे में बात किया था, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है जो यहाँ पर सीपीएससी के, तो उसके ऊपर फोकस करेगा। इसी के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा मैटर्स में, पब्लिक अगर यहाँ पर जो जनरल पॉलिसीज को अफेक्ट करने वाले हैं इनकी, इसी के साथ में यहाँ पर एडवाइस करेगा कैसे रिवाइव करना है अगर कोई पीएसयू डूब रहा है, इसी के साथ में यहाँ पर काउंसिल करेगा, ट्रेनिंग करेगा, रिहेबिलिट करेगा जो भी इसके अंदर एम्प्लॉय होते हैं, और इसी के साथ में जो रत्ना स्टेटस होता है वो कैसे कंफर्म किया जाए, यानी महारत्ना, मिनी रत्ना, ये नवरत्ना, वो सारे स्टेटस कैसे दिए उसमें भी यहाँ पर हेल्प करता है। तो एक तरीके से काफी एक इंपॉर्टेंट काम आप लोग इसको बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वेला डिपार्टमेंट है, एक अच्छा डिपार्टमेंट है सही से काम करने वाला। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब आगे चलते हैं, स्टेट के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर पानी 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 रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो रंगे उस जैसा, तो दारू में नहीं मिलाना है। ठीक है पानी को पानी की तरीके से पी लो नींबू मिलाकर, ओके, हेल्थ अच्छी रखनी है तो। वैसे भी गर्मी आ रही है, नींबू पानी पी लिया करो, सेहत के लिए अच्छा है। थोड़ा सा नमक डाल लो उसमें, काला नमक हो तो और ज्यादा बेटर रहेगा, इससे पेट को भी आप लोग अच्छा रखेगा। ठीक है, सुबह को अगर पीना है वेट कम करने के लिए तो थोड़ा सा इसमें आप लोग चिया सीड भी डाल सकते हैं। चिया सीड जानते हैं आप लोगों ने, सुना है चिया सीड का नाम है? चिया सीड एक सुपर फूड की टाइप से देखा जाता है। अगर चिया सीड को आप लोग भिगोकर शाम को भिगोकर रख दो, सुबह को 1 गिलास पानी लो, 1 गिलास पानी के अंदर अगर आप लोग थोड़ा सा नींबू डालो और थोड़ा सा शहद डालो, उसको पीकर अपनी एक्सरसाइज करो तो फैट आप लोगों को काफी अच्छे से रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और ये वो नुस्खा है जो मैंने खुद ने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, इंप्लीमेंट किया, ये तो बेसिकली चीजें चलती रहती हैं, तो इनको आप लोग लाइफ का पार्ट बना सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है फैट आप लोगों का बर्न नहीं हो रहा है तो एनर्जी मेंटेन रखने का बहुत काम करेगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को चिया सीड में देखने को मिलती है, एक सुपर फूड की कैटेगरी में आता है चिया सीड। ठीक है, इसके बारे में सर्च करके देख लेना, आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या गुण है चिया सीड के। अपनी लाइफ में आप लोगों को इंप्लीमेंट जरूर करना चाहिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बात करें तो दोनों लड़ रहे हैं। 2014 में दोनों लड़कर अलग हो गए थे। पहले इससे पहले एक राज्य थे, मिलकर काम करते थे, दोनों भाई भाई साथ रहते थे, फिर दोनों भाई अलग अलग हो गए। ठीक है, तो जैसे ही अलग हो गए तो फिर ये हुआ, अब मान लीजिए एक भाई है, एक भाई के घर में नल है, दूसरे घर में नल नहीं है। अब एक को पानी लेने के लिए यहां पर जाना पड़ेगा या फिर अपना खुद का नल लगाना पड़ेगा। जब यहां से पानी लेने के लिए जाना है तो ये कह रहा है कि आधा पानी मेरा आधा पानी तेरा। ठीक है, तो ऐसे ही नदियां होती हैं। अब राज्य तो डिवाइड हो गए, अब नदियां थोड़ी ना पानी बटेगा, तो पानी जितना है कि अच्छा इतना तुम यूज कर लो, इतना हम यूज कर लेते हैं।
तो वो तो है कि अभी मॉनसून आ रखा है, पता चला ज्यादा बारिश हो गई, पता चला कम बारिश हो गई, तो फिर लड़ाई होती हुई नजर आती है। तो इसके चलते कई बार डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नजर आते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट रहते हैं इनके जो लगाते हैं और फिर यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर दोनों के चलते जो भी डिपार्टमेंट, जो भी यहाँ पर पुलिस फोर्स है वो लगा दी गई है कई सारे हाइड्रोल प्रोजेक्ट के पास में, ताकि दिक्कत ना होने लगे दोनों राज्य के बीच में। बेसिकली कर्नाटका बोलो, कृष्णा और गोदावरी दो रिवर है जिसको लेकर दोनों के बीच में झड़प चल रही है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में झड़प की बात की जा रही है। 2014 में यहां पर अलग किया गया था तेलंगाना से, बेसिकली यहां पर जो यहां पर मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पहले पूछा जा चुका है, आर्टिकल 262 है हमारे संविधान में, यानी कि 262 आर्टिकल है हमारे संविधान में, जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके कैसे सुलझाया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। और दो मुद्दे यहां पर, एक को बोलते हैं रिवर बोर्ड और दूसरे को बोलते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। तो रिवर बोर्ड एक्ट जो है यहाँ पर ये बेसिकली 1956 का है और ये भी 1956 का है। रीजन क्या है, 1956 में जब यहाँ पर चीजें स्टार्ट की गई डिवाइड करना राज्य को, ठीक है, तो उसके चलते चीजें फिर ऐसा लगा कि अब ना कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आगे भी अगर कोई राज्य डिवाइड होता है तो उनके बीच में लड़ाई होती है तो शांति में चीजों को निपटारा किया जा सके। तो उसी के चलते देखने को मिलते हैं। रिवर बोर्ड क्या करता है, वो बेसिकली रिवर बोर्ड जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है, ताकि इंटर स्टेट जो रिवर है या फिर रिवर वैली है उसको कैसे, पानी को कैसे रेगुलेट करना है, क्या क्या डेवलपमेंट करना है, तो ये सारी चीजें रिवर बोर्ड डिसाइड करता है। तो फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्या करता है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट यहां पर पावर देता है कि आप लोग एक ट्रिब्यूनल बनाओ, एडहोक का मतलब टेम्परेरी, यानी कि आप लोगों की लड़ाई होगी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, तो आप लोगों के लिए कोई एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल बना दिया कि हाँ ये लड़ाई सुलझा दो, लड़ाई सुलझी, ट्रिब्यूनल खत्म। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये होता है टेम्परेरी। आप लोगों ने एडहोक कमेटी के बारे में पढ़ा होगा ना, आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया था एडहोक कमिटीज, तो क्या करती है, वही तो काम करती है, बनाई काम के लिए और फिर उसके बाद में छुट्टी, बाय बाय टाटा, वो अपने घर और हम अपने घर। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो एडहोक ट्रिब्यूनल यहां पर बनाया जाता है डिस्प्यूट के लिए, 2 या फिर 2 से ज्यादा राज्य के बीच में लड़ाई हो रही है, तो ये भी काम सेंटर ही करता है ये ट्रिब्यूनल बनाने का, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के तहत। तो यहां पर जब ये ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात यह है जो ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट बन सकती है एग्जाम में, ठीक है, पक्का। अगर ट्रिब्यूनल के द्वारा जो डिसीजन दिया गया वो डिसीजन जो होगा वो एक तो फाइनल होगा, यानी कि उसके अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते, झक मार लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो डिसीजन जो होगा वो बाइंडिंग होगा, उसी को फॉलो आप लोगों को करना पड़ेगा। इसको ना इधर तो आप यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, ना ही किसी और दूसरे कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहां पर ये इसके जुडिक्शन में नहीं आता है, इसलिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाना पड़ता है इस पर्टिकुलर मुद्दे को सुलझाने के लिए। ठीक है, ये थी एक खबर। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। ये जो है इकोनॉमी से रिलेटेड आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो फंडा ये बनता है कि एफएसआर जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एफएसआर तो आर से खत्म हो गया, स्टार्ट कर दिया आरबीआई। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो इसके द्वारा अभी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली बायएनुअली रिपोर्ट है, यहाँ पर इस साल में 2 बार आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अभी 23rd इसका संस्करण अभी जारी किया गया। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट जो काउंसिल है, तो यहाँ पर ये हेड की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा, और वो यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जिसके चलते कैसी कंडीशन है देश में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है देश के अंदर और फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है देश के अंदर में। अब मैंने आप लोगों को 2 शब्द बोल दिए यहाँ पर जरा सी देर में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये बोल दिया एक तो, और दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम बोल दिया। तो आप लोग बोलोगे सर पहले फाइनेंशियल सिस्टम समझा दो यार, ये होता क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है बेसिकली, जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया। क्या होता है यहाँ पर, आप लोग पैसा लगाते हैं जाकर, यहाँ पर बैंक में पैसा डालते हैं, कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं, इंश्योरेंस के अंदर पैसा डालते हैं, वो आप लोगों से पैसा लेते हैं और फिर उस पैसे को वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर बेसिकली उनको दे देते हैं जिनको इस पैसे की जरूरत होती है। आप लोगों से पैसा लिया, आप लोगों को मान लीजिए इन्होंने 3% का ब्याज दिया, जिसको पैसा ये ले जाके दे रहे उसको इन्होंने मान लीजिए 6% का ब्याज दिया। अब ये 3 का आप लोगों को रिटर्न कर दिया, बाकी 3 का अपने पास रख लिया, तो इनका फायदा हो गया। तो बेसिकली ये पूरा एक सिस्टम होता है जो कि बोरोइंग, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करता है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं, जहां लेन देन किया जाता है पैसे का। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा आप लोगों का। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम में अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर किसी भी देश की जो नींव है वो हिल सकती है। तो उसी को कैसे स्टेबल करना है वो फोकस किया जाता है। तो डेवलपमेंट और रेगुलेशन को कैसे लेकर चलना है ये फोकस रहता है। और इंपैक्ट क्या है कोविड-19 के चलते, वो भी यहां पर देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 ने सबको हिला दिया है। इसी के साथ में बात करें तो यहां पर सस्टेन्ड जो पॉलिसी सपोर्ट के बारे में बात की जाती है, गैदरिंग मोमेंटम ऑफ वैक्सीन के बारे में बात की जाती है।
कि अभी अगर यहाँ पर अगर हम पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड कराएं और ढंग से वैक्सीनेशन किया जा सके लोगों का, तो यहाँ पर हम लोग रिकवरी कर सकते हैं, वरना नहीं देखने को मिलेगी रिकवरी। अगर बात करें यहाँ पर ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं यहाँ पर, ये यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी देखने को मिल रहा है इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, ठीक है, वो अभी यहाँ पर चीजें जो है उसकी देखने को मिल रही है कि क्लाइम यानी कि बढ़ सकता है, ठीक है। तो 2020-21 में यहाँ पर बोला जा सकता है 11.2% के करीब, ठीक है, फ्रॉम 7.48% से बढ़कर ये आगे जा सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि कई सारी कंपनी बर्बाद हो गई, कई सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए अभी कोविड-19 के चलते, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर बात करें यहाँ पर बेटर रेटेड, अगर बात करें जैसे कि लार्जर बोरोवर जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं अभी, क्योंकि जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज देख लो आप लोग, ठीक है, तो काफी सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्ट्रेस के साइन चल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं वो बेचे नहीं जा रहे हैं। जब पहले ही प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा है तो आगे प्रोडक्ट कहां से बनाएंगे, आगे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो लोन का क्या करेंगे, तो लोन ही नहीं ले रहे हैं। तो इसके चलते जो यहाँ पर डिमांड जो कस्टमर की है, डिमांड जो है यहाँ पर बेसिकली कस्टमर की, ये यहाँ पर क्रेडिट जो एक्सिस बैंक से रिलेटेड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड, वो अभी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि लोग जा नहीं रहे हैं पैसा लेने के यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते डिटोरेटेड कंडीशन हो गई है, तो जो रिटेलर है, बोरोवर है, वो सब एक तरीके से जूझ रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। तो उन सब चीजों के बारे में ये रिपोर्ट यहाँ पर अपनी बातें, अपनी कहानी सुनाती है, ठीक है। तो कैसी रही ये राम कहानी इस रिपोर्ट की, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बेसिकली आज की कोटेशन देखी, ये टाइम फिक्स है इन वीडियो का, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डे देखा, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को समझा इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज जानी, शॉर्ट क्या डिटेल में हो गई थी, एजुकेशन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर, इसी के साथ में बिजली कड़कने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि डिजिटाइज करने की बात की जा रही है कुछ रिकॉर्ड को। अगर आप लोगों से कानगो और आप लोगों से कोनगो पूछे क्या है तो आप लोग बताओगे, अब नहीं कंफ्यूज हो गए। यूनाइटेड स्टेट के बारे में बात की गई यहाँ पर एक रिपोर्ट के बारे में, और यहाँ पर इटली के बारे में समझा हम लोगों ने, मैप वगैरह और ये सारी चीजें भी, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में रेल सर्विस और पर्टिकुलर मैप में कुछ लोकेशन भी हम लोगों ने देखी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। वित्तीय डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, पहले कौन से आता था अब कौन सा आ गया, वो हम लोगों ने समझा, किसको और डाला गया है वो चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्टेट के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिकली राज्य के बारे में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये बेसिकली ये रह गया लग रहा है ये वाटर सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, जो एपेक्स बॉडी होती है इनके बीच में, अगर कोई भी मुद्दा उसको सुलझाने के लिए, और ये तो मैंने बताई दिया था खैर 2014 में अलग किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट डिस्कस किया वो था यहाँ पर आर्टिकल, ये जरूर याद रखना, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो भी डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, ठीक है। हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में जाना, आरबीआई की, तो ये सारी चीजें समझी। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन, एंजॉय किया कि नहीं किया है? क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जरूर जाइएगा अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूथ स्किल डे की थीम आप लोगों को बतानी है सेपरेट। अगर बात करें यहाँ पर कई सारे जो इंसिडेंट अभी देखने को मिले लाइटनिंग के, आप लोगों को बताना कितने लोगों की लगभग डेथ हो जाती है। आईआईटीएम कहां पर है ये आप लोगों को बताना है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, ये बताना है। पाकिस्तान और 14 अलग कंट्री को बोला है कि चाइल्ड सोल्जर ये तैयार कर रहे हैं, तो किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसका नाम है ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव 4 जिसको निपुण बोला है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है, राइट टू फ्री एजुकेशन। इसी के साथ में आप लोगों को बताना है कि लेटर ऑफ एक्सचेंज के बारे में आप लोगों को बताना है, किस कंट्री के बीच में भी देखने को मिला। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज अभी किसके अंडर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पहले किसके अंडर में आता है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर इंटरस्टेट जो बेसिकली वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करता है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो कंफ्यूजन आना नहीं है भाई साहब, सारी चीजें बता दी आप लोगों को, फिर मत बोलना कि क्या हुआ, ठीक है यार सुना करो अच्छे से, चीजें आप लोग एंजॉय कर पाओगे। अगर ये सोच के लेक्चर में आओगे ना कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो जिंदगी अच्छी लगेगी आप लोगों को। वरना ये लगेगा यार 1 घंटे का लेक्चर, वरना ये लगेगा यार मजे में आओगे तो यार 1 घंटा पता भी नहीं चला, मूवी की तरीके से निकल जाएगा। अच्छा कितने ऐसे हैं जिनको एंजॉयमेंट आता है लेक्चर में, कितने ऐसे हैं कि यार नहीं अब पढ़ना पड़ेगा, ऐसे भी है क्या? अगर इस उम्र में भी ऐसी फीलिंग आ रही है तो फिर चीजें सही नहीं चल रही हैं, ठीक है, सुधर जाओ इसका मतलब। मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कौन सी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया गया कि एलजीबीटी जो क्यू कम्युनिटी है इनके बारे में, कि इनसे रिलेटेड जो भी एनजीओ को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। अरुण जेटली जो है उनको पद्म विभूषण दिया गया, किस पर्टिकुलर फील्ड में ये बताना है। किसके नाम पर अभी यहाँ पर मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में CSS क्या है, लाइफ सेविंग डिवाइस है बेसिकली है, जो कि इजेक्ट करने का काम करेगी अगर कोई क्राफ्ट में आग लग जाती है, डिस्ट्रेस हो जाता है, तो वहां से इंसान को निकाला जा सके। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वर्चुअली उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया जेन गार्डन और काइजन एकेडमी, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इसी के साथ में जापान के जो मेडिटेशन है उसको हमारी कंट्री में मेडिटेशन बोलते हैं, जापान में क्या बोलते हैं, और चेंज ऑफ फॉर बेटर कंटीन्यूअसली अगर कोई काम करे उसको चेंज को क्या बोलते हैं बताना है। आगे आप लोगों से पूछा गया नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल, जो डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर इसके बारे में भी। ये पेन को क्या हो गया, 1 सेकेंड चल रहा है क्या,
ठीक है, अब चल रहा है। इसको भी लग रहा है, इसको लग रहा है कि काफ़ी हो गया। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ होती है, पेन भी कई बार बोल देता है कि बस करो, ऐसा क्या करोगे। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, डिस्कस किया था मैंने नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा गोल है जो कि यहाँ पर एनर्जी के बारे में बात करता है, 2030 तक का सबको अफोर्डेबल रिलायबल एनर्जी होनी चाहिए। NATRIP इसकी फुल फॉर्म बतानी है, हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज। ये अब इसका नाम चेंज हो गया है बेसिकली। नेट्रिक्स के बारे में बात की जा रही है। तो हाई स्पीड ट्रैक ये आप लोगों को कहां पर बेसिकली बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक एक कर आंसर देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को बोला है एलजीबीटी कम्युनिटी का ध्यान रखा करो यार, आप लोग इनका ध्यान नहीं रखते हो। पब्लिक अफेयर के बारे में बात करें तो इसमें अरुण जेटली जी को पद्म विभूषण मिला, तो यहां पर सेकंड हाईएस्ट अवार्ड। जितेंद्र जो सिंह है उनके द्वारा अरुण जेटली जी के नाम पर मल्टी जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे हैं। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली कैनोपी सर्विलेंस जो सिस्टम है, ये यहाँ पर पायलट को बचाएगा अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है अहमदाबाद के अंदर, ये है बेसिकली जैन गार्डन और काइजन एकेडमी। जैन का मतलब होता है मेडिटेशन और काइजन का मतलब होता है कि अपने आप को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना। नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई बेसिकली नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल के लिए, यानी कि वो हॉस्पिटल जो जनता की हेल्प के लिए काम करते हैं, ना कि पैसे के लिए, तो उनके बारे में बात की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अफोर्डेबल, रिलायबल और ये सारी एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो 7वां गोल है वो, ये याद रखना। NATRIP इसको बोलते हैं बेसिकली नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस प्रोजेक्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस किया था। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में देखने को मिलेगा, जिसके द्वारा भी मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो कैसा रहा आज का ये लेक्चर, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाना, 10 में से कितने मार्क्स दोगे जरूर बताना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है फीडबैक हर एक लेक्चर का। देखिए लेक्चर बनाने में मुझे 5 से 6 घंटे लगते हैं, फीडबैक देने में आप लोगों को 5 सेकंड लगते हैं, तो क्या इतना भी नहीं करोगे? कम से कम यार ये काम तो आप लोग जरूर किया करो, ठीक है, ताकि इंप्रूव किया जा सके। अगर जो काम कहीं कमी लगती है तो उसको बताया करो, ठीक है। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड करें ना, बाकी तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे हो जिंदगी को। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा देना थोड़ा बहुत, अगर टाइम निकाल पाते हो तो। आसपास सफाई रखियो, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।